आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ से मैं हूं आप लोगों के साथ नदीम अकरम। हम लगातार मीडिया चैनलों द्वारा और भारतीय जनता पार्टी की जो सियासत है उसे लगातार देख रहे हैं। वो एक ही बात बार बार कहते हुए नज़र आते हैं कि दिल्ली दंगे में जो छात्र हैं उन लोगों ने दिल्ली दंगा भड़काया। लगातार मीडिया की एक ही स्क्रिप्ट पर बात की जा रही है, जहां एसआईटी की एक जांच रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट के बाद मीडिया में कल से हंगामा मचाया जा रहा है। हल्ला बोल में शुरुआत की गई और एसआईटी जांच का पूरा जो पोस्टमार्टम करते हुए अंजना ओम कश्यप दिखी, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने बताया कि उमर खालिद सैफी और इमरान ताहिर वो लगातार जो हैं वो दिल्ली दंगे के मुख्य आरोपी हैं। 1 करोड़ 30 लाख की फंडिंग खालिद सैफी और उमर खालिद के बीच में डील हुई है और इसी पर हमसे बात करने के लिए वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के सदर डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब मौजूद हैं और मैं उनसे जानना चाहूँगा, सर किस तरीके से देखते हैं जो लगातार उमर खालिद को टारगेट मीडिया द्वारा किया जा रहा है? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के जो दंगे हुए हैं, दिल्ली का हर आदमी और पूरा मुल्क अच्छी तरह जानता है कि इसकी शुरुआत कपिल मिश्रा की उस तकरीर से हुई थी जो जाफराबाद में उन्होंने एक दिन पहले पुलिस को धमकाते हुए कहा था कि अगर आपने इसको कंट्रोल नहीं किया तो फिर कल से हमारे हाथ में सब चीज़ होगी। अफसोस की बात यह है कि यानी दिल्ली के जज के इस फैसले के बाद भी कि कपिल मिश्रा से पूछताछ होनी चाहिए, इस पूरी चार्जशीट में कपिल मिश्रा का कहीं जिक्र ही नहीं और कपिल मिश्रा से कोई बातचीत का कोई हवाला ही नहीं। और एक ऐसे मामले को जिसमें मरने वालों की अक्सरियत मुसलमान, जो लूटे हैं पिटे हैं, जिनके मकानात तबाह हो गए हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टी ख़त्म हो गई है, छोटे कारोबार तबाह हो गए हैं, वो उनकी अक्सरियत गैर मामूली अक्सरियत मुसलमानों की है। इल्ज़ाम भी मुसलमानों पर लगाया जा रहा है। तो ये अजीब व गरीब किस्म का खेल है और अफसोस की बात यह है कि दिल्ली की पुलिस जो है वो होम मिनिस्ट्री के हाथ में खेल रही है और उसने एक पूरी चार्जशीट जो है वो हम ये कह सकते हैं कि पूरी चार्जशीट मनगढ़ंत है। पूरी चार्जशीट जो है वो फॉल्स एक्विजिशन पे बेस्ड है और अफसोस की बात यह है कि दिल्ली पुलिस को जिसके ऊपर यानी जिसके बारे में बहुत सारी अच्छी बातें कही जाती थी, उसने ये साबित कर दिया है कि इस मामले में उसने एक कॉन्कॉक्टेड चार्जशीट दाखिल की। पहली बात तो ये है कि उमर खालिद और इमरान हुसैन के दरमियान कोई मीटिंग किसी वक्त भी नहीं हुई है। पुलिस से साबित कर दे। दूसरी बात यह है कि उमर खालिद एक एक्टिविस्ट हैं और एक्टिविस्ट की हैसियत से वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दंगे कराना, हेट पैदा करना, ये कहीं भी आप उमर खालिद किसी भी तकरीर से आप साबित नहीं कर सकते। जिस तकरीर का हवाला दिया गया है कि उमर खालिद ने एक तकरीर की थी अमरावती में, वो तकरीर जो हुई थी अमरावती में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के प्रोग्राम में हुई थी और उसकी सदारत मैं कर रहा था। उस तकरीर को आप उठाकर देख लीजिए, शुरू से आखिर तक उस तकरीर में कोई ऐसी बात नहीं है जो ऑब्जेक्शनेबल है। वो तकरीर ये कहती है कि आप नफरत फैलाएंगे तो हम मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देंगे, आप ताकत का इस्तेमाल करेंगे तो हम इंडिया का झंडा लेकर मैदान में आएंगे, तो और हम गांधी के रास्ते पे चलेंगे। तो जो आदमी इस तरह की बात कह रहा है उस तकरीर को आप बुनियाद बना के कहते हैं, वो तकरीर जो है उसमें ये इंडिकेशन है कि यहाँ पे हम यानी दिल्ली के ट्रम्प की आमद के ऊपर दंगे होंगे। एक बात। दूसरी बात ये कि देखिए, पहली बात तो ये यानी ये बात समझनी चाहिए आपको कि ये कहना कि उमर खालिद और खालिद सैफी ने 1 करोड़ 10 लाख रुपये 1 करोड़ 30 लाख रुपये इमरान हुसैन को दिए, ये बिल्कुल वाहियात किस्म की बात है। यूनाइटेड अगेंस्ट हेट ये यहाँ के तलबा और नौजवानों की एक तहरीक है जो वॉलंटरली इसके अंदर काम करते हैं। वो सब के सब लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल यानी जो या तो स्टूडेंट हैं या अगर छोटे मोटे कोई बिजनेस कर रहे हैं तो कर रहे हों, उनमें से कोई भी ऐसा आदमी नहीं जो सरमायादार होगा। तो ये एक बिल्कुल ही मैं समझता हूँ कि ये अफसोस की बात है कि एक ऐसी चार्जशीट जिसका पोस्टमार्टम मीडिया को करना चाहिए था, एक ऐसी चार्जशीट जिसमें मीडिया को सवाल खड़े करने चाहिए थे, एक ऐसी चार्जशीट जो बेसलेस चार्जशीट है उस पर मीडिया को पुलिस से पूछना चाहिए था। उसके बजाय उसने उन लोगों का पोस्टमार्टम शुरू कर दिया जिनका कोई रोल ही नहीं है दंगे भड़काने में। तो ये बिल्कुल अजीब व गरीब किस्म की बात है।
दूसरी बात मुझे कहनी है कि ये तो बहरहाल इसका कच्चा छट्टा तो कोर्ट में साबित होगा, कोर्ट में फैसला होगा कि ये चार्जशीट क्या है और चार्जशीट में जो बातें कही गई कितनी सही है कितनी गलत है। लेकिन आप देखिए कि इसमें आप जो धाराएं लगाते हैं, जो सेक्शन लगाते हैं, वो अंडर ये यूएपीए को आपने अप्लाई कर दिया। यूएपीए को अप्लाई करने का मतलब ये है कि अब आप जो हैं को एक इम्यूनिटी हासिल होगी, ये कि आप अब कोई 180 दिन तक उसमें कोई वही नहीं है और बेल उसमें इतनी आसानी से मिलती नहीं है लोगों को, तो एक लंबे अरसे तक पुलिस को और इंटेलिजेंस एजेंसीज को एक छूट मिल जाती है कि जो चाहे करे। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत बात है। यूएपीए एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कानून है और उसकी एप्लीकेशन जो है वो किसी टेररिज्म के मामलात के लिए महदूद है, बड़े मामलात के लिए महदूद है। और लेकिन उसको जिस तरह जनरलाइज किया जा रहा है, हर मामले पे अप्लाई किया जा रहा है, इसका मतलब ही ये है जब पुलिस के पास में कोई सबूत नहीं है तो वो इस तरह के कानून का सहारा लेती है जिसमें उसको एक इम्यूनिटी हासिल हो जाती है। क्योंकि सर हमने ये लगातार देखा है कि पुलिस का काम होता है जांच पड़ताल का, बट मीडिया कई वर्षों से एक नाम आते ही इस कदर उग्र हो जा रहा है। उमर खालिद का नाम दिल्ली दंगे से जोड़ करके देखता है। अगर उमर खालिद की तकरीर आ जाती है तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग के देश के टुकड़े करना चाहते हैं। जो ये तमका जो खासतौर पर मीडिया का जेएनयू के छात्रों को, जामिया के छात्रों को लेकर के है, उसे किस तरीके से देखा जा सकता है? पहली बात तो ये है कि देखिए उमर खालिद का नाम मंजर आम पर आया था 2016 में जेएनयू के एक मामले पर, और उसके ऊपर में यानी आपके दफ़ा देशद्रोही का मुकदमा लगाया गया। आप सवाल ही पैदा होगा कि 2016 और आज 2020 उस मुकदमे में जितना आपको अंदाजा है कि उस वक्त कितना माहौल ख़राब किया गया, कैसे कैसे इल्ज़ाम लगाए गए थे, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ना। पाकिस्तान गया है, बाहर के जिस आदमी को पासपोर्ट ही नहीं है उस आदमी पे आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उसने कई, उसके ऊपर इतनी कॉलें की गई कि आदमी इसका मतलब है हर 5 मिनट में और 2 मिनट में कॉल कर रहा है तभी उतनी कॉल कर सकता है। कोई चीज़ आज तक साबित नहीं हो सकती। उस केस में आज तक चार्जशीट दाखिल नहीं की गई दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, यानी आपके दिल्ली पुलिस की तरफ से। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह के फेक किस्म के इल्ज़ाम और फेक किस्म की चार्जशीट तैयार की यानी चार्जेस लगाए जाते हैं और उसको साबित किया जाता है। और फिर उसके बाद हमारा मीडिया, मुझे अफसोस के साथ ये है कि जब तक किसी, हमारा कानून ये कहता है ए पर्सन इज इनोसेंट अदर अनलेस ही इज गिल्टी, जब तक कि वो कोर्ट के जैसे कोई आदमी गिल्टी साबित ना हो जाए उस वक्त तक कि वो इनोसेंट है, कानून ये कहता है, कानून की ज़बान की बात कही जाती है। लेकिन हमारा मीडिया जो है, अभी किसी आदमी पर केस इल्ज़ामात लगाए गए हैं, कोर्ट ने उसका कॉग्निजेंस नहीं लिया, कोर्ट के ऊपर कोई बहस नहीं हुई, कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया, लेकिन मीडिया उसके ऊपर फैसला दे रहा है। इस पर रोक लगनी चाहिए। बिल्कुल बेबुनियाद बेबाहियात की बात है कि अभी कोर्ट में ट्रायल क्यों नहीं हुआ है, मीडिया का ट्रायल शुरू हो जाता है, मीडिया के अंदर जो है इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, मीडिया जो ऐसा लगाता है कि गॉस्पेल ट्रुथ है जो कुछ वो कह रहा है। तो ये मीडिया का रोल जो है इंतहाई घिनौना रोल है, इंतहाई गलत रोल है। मीडिया का रोल तो ये होना चाहिए कि वो जो मजलूम तबके के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, मजदूर है, जिन पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए, उनके साथ खड़ा होना चाहिए मीडिया को, बजाय इसकी तो स्टेट का माउथ पीस बन गया, स्टेट का भोंपू मीडिया बन गया। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो रवैया है, किसी आदमी का नाम आ जाए उसको आप राई का पर्वत बना दें, बिल्कुल गलत बात। सर एक आखिरी सवाल मैं आपसे यहाँ लेना चाहूँगा, क्योंकि जैसे कि आपने मजदूरों की बात की, लॉकडाउन के 5वें चरण में हम लोग हैं, हमने ये देखा कि जहाँ लोग मजदूर सड़कों पर मर रहे थे, एक बच्चा अपनी माँ की लाश से उठाने की कोशिश करता है, सड़क पर मरा हुआ कुत्ता मजदूर खाने के लिए मजदूर है। पर इस बीच जो भारतीय जनता पार्टी है वो 1 साल का जश्न मनाती है और इस 1 साल में 6 उपलब्धियाँ गिनवाई जाती हैं। उन 6 उपलब्धियों में से सबसे पहले 3 तलाक उन्होंने लाया, तो बहुत मुस्लिम महिलाओं के हक में फैसला लिया। दूसरा वो राम जन्मभूमि का बताती हैं कि बाबरी मस्जिद की जगह पर राम जन्मभूमि हमने कायम कर ली और राम जी की चांदी की मूर्ति हमने वहाँ लगवा दी। और इसी के साथ साथ CA NRC पर जो लोग विरोध कर रहे थे उनकी आवाज़ों को हमने बंद कर दिया। ये जो 6 उपलब्धियाँ थी और ऐसे माहौल में जश्न मनाना कितना बड़ा सवाल खड़े करता है। देखिए पहली बात तो ये है कि अगर आप मोदी सरकार के दूसरे दौर के 1 साल को देखेंगे तो हमारा ये कहना है कि ये इंतहाई मायूस कुन, इंतहाई तानाशाही पे मबनी साल रहा है। एक तरफा फैसले किए गए हैं,
इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, इनकी जो ऑटोनॉमस हैसियत थी, इनकी जो इंडिपेंडेंट हैसियत को जिस तरह मुतासिर किया गया है, जिस तरह बड़े बड़े फैसले पार्लियामेंट में अपनी ताकत के बलबूते पर ले लिए गए हैं, कोई डिबेट नहीं करवाया गया, कोई डेलिब्रेशंस नहीं हुए। फिर हम ये देखते हैं कि जिन चीज़ों को ये उपलब्धि बयान कर रहे हैं, पहली बात तो ये है कि ट्रिपल तलाक के सिलसिले में ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के सिर पर बहुत बड़ा एहसान किया है इसके ज़रिए से, और उनको बहुत बड़ी राहत दिलाई है। मुस्लिम महिलाओं की अक्सरियत ने इसका विरोध किया, 99% लोगों ने इसका विरोध किया है कि ये ट्रिपल तलाक एक सिविल मामले को एक क्रिमिनल मामले में तब्दील करता है। वो ये कहता है कि एक आदमी 3 तलाक दे, 1 तलाक दे तो तलाक हो जाएगी, 2 तलाक दे तो तलाक हो जाएगी, 3 तलाक दे तो एक भी तलाक वाक़ई नहीं होगी। इतना absurd ये कानून है। और फिर उस कानून में उसको क्रिमिनलाइज करके शौहर को 3 साल के लिए जेल में भेज दिया जाता है। फिर ये कहा था वो शादी बहाल रहेगी, यानी जो आदमी 3 साल की सज़ा काट कर आएगा वो अपनी बीवी के साथ हंसी खुशी रह जाएगा। ये एक तो ये फैसला। दूसरा फैसला देखिए, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको अपनी उपलब्धि बयान कर रही है अयोध्या मामले के फैसले को, तो इसका मतलब ये है कि वो अयोध्या के फैसले पर एक सवाल खड़ा कर रही है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो ये बताने की कोशिश करी कि वो हमारे ईमा पे हो। तो एक तरह से ये जो लोगों का देखिए, आप खुद अयोध्या मामले के फैसले को अगर आप देखेंगे तो उसमें जो रीजनिंग है, जो उसके अंदर जो ऑब्जर्वेशंस हैं और जो फैसला है उसके अंदर कोई मुताबिकत ही नहीं है। ऑब्जर्वेशन कुछ कहते हैं, रीजनिंग कुछ कहती है और फैसला कुछ है। तो ये तो फैसला आज तक किसी भी आदमी को समझ में नहीं आया कि ये अयोध्या मामले का फैसला ऐसा absurd फैसला कैसे हुआ। और अगर बीजेपी ये कहती है, क्लेम करती है, गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि हमारी उपलब्धि है, तो इसका मतलब ये कि वो साफ तौर पर कहते हैं कि हमने ये फैसला करवाया। और तीसरी बात वो ये जो लॉकडाउन के अंदर जिस तरह से ये हुकूमत ने ये साबित कर दिया कि वो इंतहाई नाकारा है कि आपने बग़ैर सोचे समझे, जिस तरह बग़ैर सोचे समझे आपने नोटबंदी की थी, बग़ैर सोचे समझे आपने GST लगाई थी, उसने इसी तरह बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर किसी प्लानिंग के आपने 4 घंटे की मोहलत देकर लॉकडाउन लगा दिया पूरे मुल्क में। और उसके बाद लाखों नहीं करोड़ों लोग बेरोज़गार हो गए, एक यकमुश्त बेरोज़गार हो गए। वो फंस गए मुख्तलिफ स्टेट्स में, कर्नाटक में, केरला में, महाराष्ट्र में और मुख्तलिफ, और उनके पास खाने पीने के वो नहीं है, रहने की जगहें नहीं है। वो परेशान हो गए कि क्या करें, कैसे जाएं, वापस लौटे अपने घरों को। और वो पैदल चल पड़े। पैदल चले तो जिस तरह उनके साथ ब्रूटल बिहेवियर किया गया पुलिस के जरिए से, वो सबने देखा है। कहीं लोग ट्रेन के पटरियों पे सोते हुए मर गए, कहीं रास्ते में मर गए, कहीं पीने की पानी की वजह से मर गए। छोटे छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट औरतें जिस तरह से बेबसी के साथ जा रही थी, यानी ये ऐसा लगता था कि हमारे देश के अंदर कोई राज ही नहीं है, कोई हुकूमत ही नहीं है। और उसके बाद फिर जिस तरह से आपने पहले तो आपने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और सब चीज़ें ये बताई, और उसके बाद फिर आपने जब लोगों को ट्रेनों से और बसेस से भर के बगैर किसी उसका वो लिए हुए कि सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है नहीं है, आपने जिस तरह भेजा है घरों पर, वो भी एक देखने की चीज़ है। और उसके बाद फिर अब सूरत ये है कि जो लोग अब घरों लौटे हैं, वहाँ भी उनके पास क्या है, रोज़गार खत्म हो गया, खाने पीने के लाले पड़े हैं। तो कोई ऐसा पैकेज जो आम आदमी के लिए दिया जाए इसमें कोई चीज़ नहीं है। ये हुकूमत ने साबित कर दिया है। देखिए, हमें अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इतना बड़ा ये बताते हैं कि हमारे पास इतना बड़ा मैंडेट है और हमारे पास ऐसी लीडरशिप है, लेकिन उसने ये साबित कर दिया क्राइसिस में ही कोई हुकूमत पहचानी जाती है। कोई क्राइसिस आता है, कोई ऐसी सिचुएशन आती है, तो उसमें पहचान होती है कि आप कैसे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। ये हुकूमत ने साबित कर दिया इस क्राइसिस के अंदर कि ये लोग इंतहाई नाकारा है, ये लोग सही तरीके से रूल नहीं कर सकते हैं। और ये पूरे लॉकडाउन के अंदर एक ऐसी वबा को, यानी आप पेंडेमिक जो था, कोरोना वायरस जो था, वो जिस तरह हमारे देश में आया, जिस तरह वो फैला, आप उसको एक पर्टिकुलर समुदाय से जोड़ के पूरे मामलों को कमलाइज करने की कोशिश करो। इससे ज़्यादा यानी अफसोसनाक बात क्या हो सकती है कि आपने तबलीगी जमात को इस तरह कटरे में खड़ा करके पूरे आप अंदाजा लगाइए कि जिसको ये बताया जाएगा 30% वाक़या तबलीगी जमात की वजह से हुए पूरे मुल्क में। सवाल ये पैदा होता है कि तबलीगी जमात के कितने लोग मारे गए, कितने लोग ऐसे हैं जिनको जो पॉजिटिव निकल कर आए हैं, इसका कोई उल्लेख नहीं किया जाता। और फिर उसके बाद आप पूरे मुल्क में ऐसी हेट्रेड पैदा करते हैं कि उससे ऐसा लगता है जैसे मुसलमान रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए।
और उसके बाद फिर आप देखिए कि यानी रेहड़ी वाले, खांचे वाले जो मजदूर हैं जो लेके जाते हैं गैर मुस्लिम इलाकों में, उनको रोक दिया जाता है। तो आप क्या करना चाहते हैं इस मुल्क के अंदर? एक यानी अनार्की पैदा करना चाहते हैं, एक लॉलेसनेस पैदा करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पे झगड़े करवाना चाहते हैं, ये आप माहौल बना रहे हैं। ऐसा कोई हुकूमत, कोई सेंसिबल हुकूमत, कोई रेस्पॉन्सिबल हुकूमत इस तरह का अप्रोच तैयार नहीं कर सकती। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि 70 साल के बाद हमारे देश में ऐसे लोग इक़्तिदार पर आ गए हैं जिनको देश की अमन से, शांति से और यानी सबको साथ लेकर चलने से और एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन देने से, एक अच्छा माहौल पैदा करने से कोई खास दिलचस्पी नहीं है। सिर्फ अपना उलू सीधा करना है, चाहे वो सही रास्ते से हो चाहे गलत रास्ते से। तो डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि इस हुकूमत को किसी से कोई लेना देना नहीं है, पर बिहार चुनाव को देखते हुए भाजपा सरकार ने अपनी 6 उपलब्धियां ज़रूर गिनाई। तो किस तरीके से इस लॉकडाउन में मुस्लिम छात्र छात्राओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, ये मीडिया भाजपा और मुसलमान के फेर में लोगों को उलझा करके बिहार की सियासत को चमकाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से करने पर उतर आई है।